उन्हें कौन सी टीचर सबसे ज्यादा पसंद है, तो बच्चों ने एलिस मैम का नाम लिया। और इसी के बाद राहुल गांधी ने बताया कि वो भी ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं जहां सब एक दूसरे से प्यार और इज्जत से बात करें। देश में अल्पसंख्यकों समेत तमाम कमजोर तबकों के लिए जैसी नफरत इस समय बढ़ी हुई है, उसमें राहुल गांधी की ये बातें काफी मायने रखती हैं। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी। जब इन्होंने बच्चों से पूछा कि कौन सी मैम आपको, कौन सी टीचर आपको पसंद है, तो एलिस मैम का नाम लिया टीचर बच्चों ने। और एलिस मैम को लेते हुए, अपनी बात रखते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा है। इस देश को जो चाहिए आज की तारीख में, जो प्रेम की भावना, सद्भावना चाहिए, वो यहां देने की कोशिश और उस पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी यहां दिखाई दिए, सुनाई पड़े। देखिए जरा, सुनिए जरा राहुल गांधी को। I had a chat with some of your students. 10 young ladies from 7th grade had a chat with me, and I asked them a few questions. And I asked them, tell me, who's the best teacher? I asked one of the girls. I said, tell me, who's the best teacher who teaches you? And she said, I'm sure she's here. And she said, Alice ma'am. I asked them, I said, why is Alice ma'am a good teacher? Why do you consider her such a good teacher? And they immediately answered with a few things. They said, she listens to us. She treats us with love and affection. She's kind to us. And she makes us have fun while we study. Now, I was talking about information, I was talking about knowledge, I was talking about wisdom. But if you want to teach somebody, or if you want to learn, you need an atmosphere like the one Alice ma'am has created. An atmosphere of love and affection, of respect, an atmosphere where people are talking to each other and listening to each other and being kind to each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions, are kind to each other. The most important thing, if you ask me, in my 20 years I have concluded that the most important value for a politician, for a student, for a teacher is humility. Humility is the answer to understanding. Humility is the answer to respecting people. Humility is the answer to building a great nation. के अलावा यहां राहुल गांधी ने छात्रों से एआई, शिक्षा की उपलब्धता, सोशल मीडिया, महंगे होते चुनाव, सब पर बात की है। राहुल गांधी ने यहां कहा है कि आज जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अगर हमारे पास समझदारी नहीं होगी तो हम जानकारी के बहाव में बह जाएंगे। दुनिया एक अप्रिय जगह बन जाएगी जहां हम एक दूसरे से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को उस जानकारी को ज्ञान और समझदारी में बदलना सिखाना भी है। और इसके अलावा उन्होंने छात्रों से बात करते हुए कहा कि आज हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माइक्रोफोन हो या कैमरा हो, सब चीन में बना है। चीन ने विनिर्माण पर कब्जा कर लिया है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये चीजें भारत में बने। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी ने कही। आपको बता दूं कि नए साल पर यह पहला मौका है जब लोगों के बीच राहुल गांधी हैं। इस स्कूल से उनका खास लगाव है और इसलिए है इस स्कूल से खास लगाव, जहां नीलगिरी में गए थे, जहां राहुल गांधी तमिलनाडु में, इसलिए है क्योंकि 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से की थी, तो यहां उन्होंने एक रात गुजारी थी और इसी स्कूल में, अब उसी स्कूल में, उसी के स्वर्ण जयंती समारोह में राहुल गांधी यहां पहुंचे थे।
वैसे चुनावी साल में राहुल गांधी का दौरा खास मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी तो तमिलनाडु में अब भी लड़खड़ा रही है, वहीं स्टालिन की डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। और इसके साथ आज राहुल गांधी ने थलपति विजय की फिल्म जननायगन, जी हां, जो हिंदी में जननायक कह सकते हैं, लेकिन तमिल में यह फिल्म जननायगन है, और नायगन का मतलब ही नायक होता है, लेकिन ये जनता का नायक, तो फिल्म जननायगन पर लगी रोक को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। दरअसल ये फिल्म जो है, ये थलपति विजय की फिल्म, और ये आखिरी फिल्म कही जा रही है। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको देखिए। इस ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जननायगन को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। ये बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी, श्री मोदी, मिस्टर मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दूं कि विजय ने हाल ही में तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के नाम की पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रखा है। टीवी के पार्टी, जिसका फुल फॉर्म है तमिलगा वेत्री कजगम, इस पार्टी को बनाकर राजनीति में इस हीरो ने, विजय ने अपना कदम रखा है, और जननायगन को विजय के पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। यह फिल्म दरअसल 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। आज तारीख है 13, आज से 4 दिन पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरा है। इसके लिए टीम विजय ने राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया है। तो चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज फिर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने, राहुल गांधी ने छात्रों से एआई शिक्षा की उपलब्धता, सोशल मीडिया महंगे हो, दावा किया है कि अब तक 54 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी कोई ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। यहां पर ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है आपके सामने रखता हूं। ममता बनर्जी कह रही है यहां पे कि हमने 54 लाख लोगों की वो सूची नहीं देखी है जिनके नाम हटाए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह लिस्ट बीजेपी के पार्टी दफ्तर में तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध और अनैतिक है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया गया है। ममता यही नहीं रुकी, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि शादी के बाद स्थान बदलने वाली कई महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए ब्लैक गेम और ब्लैक मैजिक कर रही है। उन्होंने कहा है कि यही तरीका महाराष्ट्र और बिहार में अपनाया गया, और बंगाल में भी वही साजिश रची जा रही है। ममता ने दावा किया कि भले ही डीईओ और एईआरओ नामों को क्लियर कर दें जिनके नाम काटे गए हैं, लेकिन आखिरी समय में माइक्रो ऑब्जर्वर नाम काट देते हैं। यह बात यहां ममता बनर्जी कह रही थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बात अब वोट चोरी से बढ़कर ब्लैक गेम और ब्लैक मैजिक तक पहुंच गई है, जिसके संकेत मिल रहे हैं कि आगे घमासान और बढ़ सकता है। इधर एक नया घमासान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच हुई बैठक को लेकर भी छिड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं पहले वो देख लीजिए, कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। लेकिन उसके अलावा आपको बता दूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर आए और बीजेपी दफ्तर में उनका खूब जोरदार स्वागत हुआ है। लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और उसी के मुख्यालय में दिल्ली में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों का वो स्वागत कर रहे थे, यानी बीजेपी स्वागत कर रही थी। सुनिए यहां कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, वैसे चीन ने भी दावा किया। साहब, मध्यस्थता की थी ऑपरेशन सिंदूर में। जवाब आया यहां से? कोई जवाब नहीं आया। आंखें नीची हैं, हाथ आगे बंधे हुए हैं, झुके हुए। झुका हुआ प्रधानमंत्री ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा, जो इस तरह नतमस्तक हो जाता है दुश्मन के सामने। मैंने आपको फर्टिलाइजर का बताया, मैंने आपको डोकलाम का बताया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बताया, जहां घुसपैठ करने के लगातार प्रयास
चीन करता रहता है। शक्सगाम का बताया, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को कैसे नक्शों में बार बार अपना बताया जाता है, नाम बदले जाते हैं, चीन बार बार करता रहता है, यहां से कोई जवाब नहीं जाता। चलिए चीन तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात है, नेपाल तक कर देता है या चुप रहते हैं। तो भारी मिलिट्री मौजूदगी चीन ने बनाई, बफर एरिया बनाया, जो मई 2020 से पहले की जो यथास्थिति थी, जिसके बारे में हम बोल बोलकर थक गए, आप लोग सुन सुनकर थक गए, लेकिन इनकी कान में जूं नहीं रहेगा। स्टेटस को एंटे जो 2020 अप्रैल मई का था, क्या वो रिस्टोर हुआ है? कोई जवाब नहीं हुआ है, आप जानते हैं। और मोदी सरकार चीन के मजदूरों को वीजा देकर हम अपने मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं साहब? क्या आपको इतनी क्या मजबूरी है? पैंगोंग के रास्ते से मिलिट्री के पुल बनाए जा रहे हैं, मोदी सरकार चुप, कोई जवाब नहीं। कितने उदाहरण दें हम आपको ये बताने के लिए कि चीन की जो हमारी विदेश, चीन के प्रति जो हमारी विदेश नीति है, आज सिर्फ चीन पे ज्यादा बात कर रहे हैं, उसका नुकसान आने वाले कई कई दशकों तक यह देश झेलेगा। एक वाटर बॉम्ब जो ब्रह्मपुत्रा के वहां जो डैम बना रहा है चीन, वो भी एक उदाहरण है जहां ये कुछ नहीं बोले, चुप। उल्टा इनके चहेते मुख्यमंत्री, क्या नाम है, हिमंता बिस्वा शर्मा, जस्टिफाई करते हैं, अरे साहब क्या नुकसान, कोई नुकसान नहीं होगा। आंख बंद कर लेने से मुसीबत थोड़ी टल जाती है, लेकिन नहीं, सब आंख बंद किए हुए हैं, मुंह बंद किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं। प्रवक्ता यहां पवन खेड़ा अपनी बात रखते हुए, और चीन के जो साथी आए और नरेंद्र मोदी की पार्टी में वहां गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछते हुए, जवाब मांगते हुए। अब मोदी जी को पतंग उड़ाने से फुर्सत मिले तो वो इन सारी बातों के जवाब देंगे। खैर, सियासी उठापटक के बीच यहां आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आई, सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आई है दरअसल, जहां अदालत ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेने से संबंधित भ्रष्टाचार रोधी कानून की 2018 की धारा की संवैधानिक वैधता पर बटा हुआ फैसला सुनाया है। बहुत कम होता है कि दो जजों की बेंच है और दोनों जज अलग अलग फैसला सुनाएं। आज वही हुआ, इसलिए इस खबर को यहां आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश, जो आगे चलकर बहुत कम दिनों के लिए लेकिन देश की सीजेआई भी बनेंगी, और वो पहली महिला सीजेआई होंगी, पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी जस्टिस बी नागरत्ना। अभी से याद रख लीजिए नाम, सिर्फ 18 वर्किंग डेज के लिए होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनका वो कार्यकाल। आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी नागरत्ना ने एक तरफ कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। वहीं दूसरे न्यायाधीश जो इनके साथ थे इसी बेंच में, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है कि यह धारा संवैधानिक है और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिलहाल यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत को भेजा गया है, क्योंकि दोनों बंटवारा हो गया, दो जजों की बेंच, इसमें फैसला नहीं आ पाया, तो इसलिए बंटवारे के कारण अब इसको भेज दिया गया है सीजेआई के पास, जो इस मामले की सुनवाई के लिए एक उच्चतर यानी 3 जजों की बेंच हो सकता है, उसकी गठन करें। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A जुलाई 2018 में इसी मोदी जी के कार्यकाल में एक संशोधन के जरिए जोड़ी गई है। यह धारा 17A, यह धारा किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई सिफारिशों या निर्णयों के लिए बिना पूर्वानुमति यानी प्रायर सैंक्शन के बिना पूछताछ या जांच पर रोक लगाता है। बिना पूर्व अनुमति के इन अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ताकि ईमानदार अधिकारियों को इस एक्ट का दुरुपयोग कर बेवजह परेशान न किया जाए, ऐसा यहां कहा गया है। इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी अक्सर सरकार या संबंधित विभाग होता है जो जांच की अनुमति देता है। सरकार या संबंधित विभाग, ये थोड़ा नोट कीजिए और ध्यान दीजिए यहां पे। धारा 17A का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ईमानदार अधिकारी सरकार बदलने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार न बने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर विवाद चल रहा है। यह धारा अधिकारियों को सुरक्षा देती है,
लेकिन कुछ जजों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है, जबकि अन्य ने इसे वैध माना है, जिस पर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। एक गैर लाभकारी यानी एनजीओ गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार रोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार स्वयं सक्षम प्राधिकारी होने के कारण निष्पक्ष जांच को बाधित करती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने क्या कुछ कहा, थोड़ा पहले रख चुका हूं, अब और विस्तार से रखता हूं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि पूर्वानुमति की आवश्यकता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध है। इससे जांच में रुकावट आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचने का मौका मिल जाता है। यहीं जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जांच शुरू करने से पहले किसी तरह की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व मंजूरी की शर्त अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है। इससे जांच में रुकावट आ सकती है और ईमानदार अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण मिलता है। वहीं जो दूसरे जज थे इसी बेंच में, न्यायमूर्ति विश्वनाथन, उन्होंने कहा है कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते मंजूरी देने का फैसला लोकपाल या राज्य का लोकायुक्त करे। इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होगी और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा सुनिश्चित होगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में देश की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एनजीओ की तरफ से, ये जो एनजीओ जिसने ये केस याचिका दायर की है, उस एनजीओ की तरफ से अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता या वरिष्ठ वकील कह सकते हैं, प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार से अक्सर मंजूरी नहीं मिलती, जबकि वही इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बातें हैं आपके सामने है। और कल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मिली छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और आज अधिकारियों पर मामले पर सुनवाई हुई है। एक दो चीजें, ये भ्रष्टाचार वाला मामला, और कल आपने देख लिया कि कल एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि आखिर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों अगर रिटायर होने के बाद भी इम्यूनिटी में क्यों रहेंगे, इनको संरक्षण क्यों मिलेगा, इनके ऊपर किसी भी ढंग का केस क्यों नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो प्रावधान बनाया गया था, जो 2022 में आया था, 29 दिसंबर 2022 को जो कानून बना, उस संशोधन के बाद उस कानून पर भी अब सवालिया निशान है और जिसके लिए याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और उस याचिका को पे सवाल पूछते हुए जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार से और चुनाव आयोग की तरफ से। तो दो मामला भ्रष्टाचार से संबंधित। अदालत के फैसलों पर देश की प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य भी तय होगा। तो आइए दोस्तों, 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं और आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के पुराने अंदाज में आते ही देश में चल रहा सियासी घमासान तेज होगा, और क्या बीजेपी अपने बनाए कानूनों और संशोधनों को सही साबित कर पाएगी। एक बड़ा सवाल यहां पे है। और राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे वहां, तो उन्होंने एक और अहम बातें कही हैं, कुछ और अहम बातें कही हैं उन्होंने वहां पे, जरा सुन लीजिए। एक एआई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पहले उनकी बात हिंदी में रख चुका हूं, उनकी जुबानी इंग्लिश में सुनिए। My question to you is, AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay, we've done pretty well in the IT space. You must have heard all the success that we've had in software engineering,
Infosys. But this industry is now going to run into trouble. The reason it's going to run into trouble is, as you mentioned, AI, right? And so we have to certainly ensure that we do not lose out in the services sector where we're doing decent, but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. And so that's a cultural change. Yeah. Thank Yeah. you, sir. Thank तो सुन रहे थे आप, एक चीन से बहुत बड़ी चुनौती यहां है भारत को, और मैन्युफैक्चरिंग को यहां बढ़ाना होगा। एआई की बात, रिस्पेक्ट की बात, ये तमाम बातें यहां इस स्कूल में राहुल गांधी रखते हुए, अपनी बात बताते हुए, यहां जब इनसे सवाल पूछा गया, आज के दौर में जो बच्चे और जो युवा जो सवाल कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल एआई और उससे होने वाले देश में परिवर्तन, दुनिया में परिवर्तन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली लड़ाई ड्रोन से होगी, ये मिसाइल और ये सब जितनी लड़ाइयां होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और बहुत सस्ती होगी। ड्रोन से, ड्रोन बनाना आसान होगा, सस्ता होगा, और हम देख रहे हैं कि अब लड़ाई उसी की हो रही है। लेकिन तीसरी बात यहां एक और भी आई है, जो साउंड वेव से लड़ाई की बात, उसका जिक्र, और वो अमेरिका ऑलरेडी करके दिखाया है, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। वेनेजुएला के मामले में वहां नरसंहार करके अब अमेरिका आ चुका है, और 1 मिनट में 300 से ज्यादा गोलियां साउंड वेव से दागी गई, और ये भी खबर अब पुख्ता खबर है जो अब ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने है। तो किस ढंग से पूरी दुनिया बदल रही है, उसका जिक्र यहां कर रहे थे राहुल गांधी, और उसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत आज कहां खड़ा है और कहां भारत को जाना होगा, ये सारी बातें यहां राहुल गांधी ने इस स्कूल में कही हैं। बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच आपने देख लिया, एसआईआर पर उधर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी, लेकिन एसआईआर पर इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और अब चूंकि जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अपनी दलील पेश कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखी, और आज फिर से पूछा गया, आज जब दलील रख रहे थे राकेश द्विवेदी तो उनसे सीजेआई ने पूछा, चूंकि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है ये, और उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया, राकेश द्विवेदी ने कहा कि 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, तो अगली सुनवाई में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, इसके बाद फैसला सुरक्षित हो जाएगा। यानी अगली सुनवाई में फैसला सुरक्षित होगा, या उसी दिन फैसला सुनाया, उसी दिन हालांकि सुनाना संभव नहीं है, फैसला लिखा जाना, सुनाना, इसमें टाइम लगेगा, इंतजार होगा। लेकिन एसआईआर और उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है, जिस पर हम लोग कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बिहार से यह मामला अभी तक आगे बढ़ चुका है, और 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजरने जा रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार का मामला यहां सामने है सुप्रीम कोर्ट से ही, जिसके बारे में आपके सामने रख चुका हूं। 2 जजों की बेंच, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन, दोनों बटे हुए नजर आए। अब 3 जजों की बेंच के पास यह मामला जाएगा, शायद ऐसा माना जाए। लेकिन इन सब के बीच चीन और भाजपा के बीच आखिर क्या गठजोड़ है, क्या गठजोड़ है, जोड़ नहीं जोड़ है कहें, जोड़ लगाना तो हम सोचते थे कि नरेंद्र मोदी लगाएंगे, लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन यहां जोड़ लगा रहे हैं, यानी गठबंधन कर रहे हैं। आखिर इस गठबंधन के पीछे की राजनीति क्या है? चलिए, 4-5 मामले बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, अंशु जी हमारे साथ में हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लंबा हो गया मेरा आज प्रवचन थोड़ा, लेकिन बहुत सारी खबरें थी,
और जरूरत रहती है कि सारी खबरों को पहुंचाया जाए। प्रशांत जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहिए। राजीव जी, नए साल में इधर चूंकि ठंड है और मुझे लगता है कि आज शायद सबसे ज्यादा ठंडा दिन इस मौसम का रहा।